नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इससे पहले हमने सेट देखा था 11, साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम सेट नंबर 12 के अंतर्गत आपके जो प्रश्न देखेंगे 1 से लेकर के 40 तक के आपके प्रश्न मैथ और रीजनिंग के होंगे, और उसके बाद के जो प्रश्न होंगे 41 से लेकर 120 तक वो आपके जीके जीएस के होंगे। तो हम सबसे पहले जीके जीएस के 41 से प्रश्न स्टार्ट करेंगे, और फिर जब 120 तक प्रश्न समाप्त हो जाएंगे उसके बाद हम वापस से आपका 1 से लेकर के मैथ के प्रश्न कराएंगे, यानी कि मैथ के प्रश्न जो है वो हम लास्ट में कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, दिए गए विकल्पों में से वृक्षीय आर्बेरियल जानवर कौन सा है? तो बंदर इसमें से आर्बेरियल जानवर होता है। बंदर आपका एक मेरुदंडी स्तनधारी प्राणी भी होता है। मेरुदंड का अगला भाग इसका पूंछ के रूप में जो है वो विकसित होता है। तो बस इतना पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का जो स्वाद है वो आपको तीखा या मसालेदार देखने को मिलता है? तो कैप्सेसिन, आप जो यहाँ पर सी ऑप्शन देख पा रहे हैं ये सही हो जाएगा। अच्छा, मिर्च कौन से वंश से संबंधित है? तो कैप्सिकम वंश के एक पादप का आप कह सकते हैं फल के रूप में जो है ये जाना जाता है। और कौन से कुल का सदस्य है? तो देखिए, वंश अलग है, कुल अलग है। तो कुल की अगर बात करेंगे तो सोलेनेसी जो है वो कुल का नाम है। क्या नाम है कुल का नाम? सोलेनेसी करके ये कुल का नाम है। और कहां से मिर्च का जन्मभूमि के रूप में जानी जाती है? तो दक्षिण अमेरिका से जो है ये मिर्च की जन्मभूमि के रूप में जानी जाती है। भारत में अगर बात करते हैं, जो लाल मिर्च है वो पुर्तगालियों की देन है। आपने ये सारी चीजें एनसीईआरटी में पढ़ी होंगी। अगला है कि तनी रस्सी या नट पर चलने वाला व्यक्ति भौतिकी के कौन से नियम का पालन करता है? तो न्यूटन की गति का ये पहला नियम जो है वो हो जाएगा। जो वो देखते हैं ना, जब चलता है एक साथ में डंडा लेकर के चलता है तो जिससे वो बैलेंस बना करके रखता है, उस तरीके से। तो और एग्जाम्पल जैसे आपसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति पानी में जो है वो जमीन पर चल रहा है, या पानी में नाव चल रही है, या रॉकेट उड़ रहा है, ये सब कौन से नियम पर आधारित होते हैं? तो न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होते हैं। और न्यूटन का जो पहला नियम है उसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और हुक का नियम यहाँ पर जो देख रहे हैं ये क्या होता है? प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न जो विकृति होती है उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। अगला है, उस समीर को क्या कहा जाएगा जो सामान्यतः रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है? तो इसको हम स्थलीय समीर जो है वो कहते हैं। स्थलीय समीर समुद्र से स्थल की ओर, जो बाद वाला है ना उसी के नाम से इसका नाम पड़ जाता है। स्थल की ओर चल रहे हैं तो स्थलीय समीर हो जाएगा। बाकी अगला देखते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन, इसका आविष्कार जो है वो किसने किया था? इसका आविष्कार अल्बर्ट साबिन जो है इनके द्वारा जो है वो किया गया था। और पोलियो वायरस जो है किससे होता है? पोलियो वायरस से जो है वो होता है। और किस अंग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को जो है ये प्रभावित करता है। दोनों चीजें आजकल पूछी जाती हैं, कौन से अंग को प्रभावित करता है, और दूसरी चीज ये पोलियो जो है वो जीवाणु विषाणु कवक किस में आता है, इस तरीके से। और अगर बात करें इसका जो वैक्सीन है वो कब आपको देखने को मिला था? तो 1955 में वैक्सीन देखने को इसका मिला था। तो वैक्सीन का परीक्षण जो है वो किया था अल्बर्ट साबिन के द्वारा। ओरल पोलियो वैक्सीन का परीक्षण उनके द्वारा जो है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, बाद में 1962 में मान्यता भी मिल गई थी, और देखते हैं अभी भी पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं तो किससे? तो बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर। ये दोनों के दोनों आपके सही होंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो नियंत्रक जो उत्पन्न होते हैं वो बढ़ते तने के अगला भाग हो और बढ़ते जड़ का अगला भाग हो उस पर उत्पन्न होते हैं। ऑक्सिन हार्मोन पूछा जाता है तो वो शीर्ष वृद्धि में हेल्प करता है। गति का कौन सा नियम है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ भी पहले पर वापस से बल लगाता है? इसे क्या कहते हैं? इसे न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहते हैं। इसमें आपको क्या होता है? क्रिया प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, उसको कहते हैं। सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल इसमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका रॉकेट को उड़ाने में कौन सा न्यूटन का बल जो है वो काम करता है, या कौन सा नियम आता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम। क्योंकि जितना वो आगे भाग जाता है उतना वो पीछे, आप देखते हैं ना उसके पीछे से तेजी से बहुत फोर्स निकलता है, तभी वो आगे की ओर बढ़ता है। अभी आपने देखा होगा चंद्रयान में भी सेम चीज। तो ये आपका हो जाएगा। न्यूटन ने टोटल 3 नियम दिए थे। जो पहला नियम था उसको क्या कहते हैं?
तो पहला नियम जो था उसको जड़त्व का नियम के अलावा गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, जड़त्व कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और जो दूसरा नियम है उसको क्या कहते हैं? तो दूसरा नियम है उसको न्यूटन के पहले नियम का एक अंग के रूप में भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है। तो खसरा किससे होता है? खसरा वायरस से जो है वो आपका होता है। वायरस के कारण खसरा होता है, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। और अगर बात करते हैं काला जार, तो वो किससे होता है? वो प्रोटोजोआ से होता है। सिफिलिस रोग अगर आपसे पूछा जाए तो बैक्टीरिया से होता है। फफूंद से होने वाले रोग में जैसे दाद, खाज, दमा, ये सब आते हैं फफूंद। अगला कह रहा है इथेनॉल का उत्पादन कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो इथेनॉल का उत्पादन किण्वन के द्वारा जो है वो होता है। इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? तो इथेनॉल का सूत्र होता है C2H6O। इसको बनाने की दो विधियां होती हैं, एक संश्लेषण विधि होती है और एक आपका किण्वीकरण विधि होती है। संश्लेषण विधि जो होती है, अगर वैसे डिटेल में पूछा नहीं जाएगा, तो वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से जो है वो बनती है। और किण्वीकरण जो होती है वो सक्रियम पदार्थ या स्टार्च में से अल्कोहल मात्रा में बनाते हैं उसको। तो वो दोनों प्रक्रियाएं आपकी इसकी देखने को मिलती हैं। अगला है असम में पारंपरिक घरों को स्टिल्ट पर क्यों बनाया जाता है? बाढ़ और वन्य जीवों का जो खतरा होता है ना, उससे बचाने के लिए आप कह सकते हैं। वैसे तो असम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, भयानक बाढ़ आप देखते हो वहां आती है, तो बाढ़ से बचाव के प्रतीक चिन्ह के रूप में आप कह सकते हैं। और जंगली जीवों से भी, दोनों चीजें, जंगली जीवों से भी क्षति उठानी पड़ती है। इस चक्कर में असम में पारंपरिक घरों को स्टिल्ट पर जो है वो बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? तो ये आपका है कैरोटिन। गैंडे के सींग में भी होता है और मानव के बाल में भी होता है, कैरोटिन पाया जाता है। अच्छा, ये भी समझिए जो मेलानिन आप देख रहे हैं, जो हमारी त्वचा का रंग है, वो निर्धारण करने का काम कौन करता है? तो ये आपका मेलानिन करता है। और कैरोटीन से क्वेश्चन ये बनता है कि जो कैरोटीन है या कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो भी कैरोटीन की ही बनी होती है। तो आपने देखा कि जो प्रश्न में पूछा गया है वो तो है ही इंपॉर्टेंट, परंतु कवक वाला भी पूछा जाता है। ये भी कैरोटीन नहीं, सॉरी, काइटिन जो है, ये काइटिन की बनी होती है। तो कैरोटीन लिखा है ना ऑप्शन में, हाँ, तो काइटिन सही हो जाएगा। तो गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन तो कैरोटीन, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन और मेलानिन जो है वो त्वचा के रंग के लिए। लाइकोपिन भी पूछा जाता है, जो टमाटर होता है उसमें पाया जाता है। क्लोरोफिल तो आप जानते हैं, हरे पत्तेदार हरी पत्तियां जो है उनमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा जानवर, तो जानवर बिल या मांद में जो रहता है वो खरगोश रहता है। ऑक्टोपस तो पानी में रहता है, मगरमच्छ भी जल स्थल दोनों, कछुआ भी। खरगोश आपका यहाँ पर सही होगा। स्तनधारी जीव है खरगोश, बहुत तेज दौड़ने वाले जीव में भी आता है। बचपन में कछुआ खरगोश वाली कहानी सुनी होगी आपने। और ऑक्टोपस कौन से संघ में आता है? तो ये मुलस्का संघ के अंतर्गत जो है आपका आता है। मुलस्का संघ में आपका ऑक्टोपस जो है वो आता है। टोटल ऑक्टोपस के कितने हाथ होते हैं? तो टोटल 8 हाथ होते हैं। कछुआ आप जानते हैं जो आयु होती है लगभग 150 साल तक होती है, वैसे अलग अलग डिपेंड करता है, लगभग की बात होती है। और ये कौन से वर्ग में आता है? तो सरीसृप वर्ग में जो है आपका ये आता है। अगला क्वेश्चन आपका, हमारे जो अतड़ी हैं उसमें पाया जाने वाला बैक्टीरिया इनमें से कौन सा है जो हमें खाना पचाने में हेल्प करता है? तो कौन इनमें से हो जाएगा? आंसर पहला यहाँ पर सही हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस करके जो आप देख रहे हैं, ये हमारी आंतों में पाया जाता है, बैक्टीरिया होता है और डाइजेशन में जो है वो हेल्प करता है। कुछ बैक्टीरिया खाना पचाते हैं, विटामिन भी बनाते हैं और हमें इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। लैक्टोबैसिलस जो है पहला ऑप्शन यहाँ पर जो देख रहे हैं सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा समीकरण है जो कि असंतुलित है? यहाँ पर सी वाला आपका समीकरण असंतुलित है। यदि आपको समीकरण संतुलित देखना है तो आपको ये देखना होगा जिधर जितने अणु इधर साइड है उतने ही उधर होने चाहिए। जैसे H2 में देखेंगे तो 2 H हैं और Cl भी 2 हैं, तो इसीलिए 2 HCl, HCl से पूरा पूरा मल्टीप्लाइड हो गया, तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अंडे की जर्दी यानी कि पीला भाग जो होता है, इनमें कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? तो इनमें से आंसर की बात करते हैं, आंसर आपका विटामिन B12 आपका जो है वो सही हो जाएगा। विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन जो है वो कहते हैं। इसका रासायनिक नाम जो है साइनोकोबाल्मिन
इसका रासायनिक नाम। इसके अलावा विटामिन B12 की अगर कमी से बात करें कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया नामक रोग जो है आपका इससे होता है। बाकी विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो फिलोक्विनोन जो है वो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। विटामिन सी का एस्कार्बिक एसिड जो है आपका होता है, और विटामिन ए का रेटिनॉल जो है वो होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग, तो आप जानते हैं रतौंधी नामक रोग। अगला देखते हैं, मछली के समूह को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड बस सेना स्कूल। आंसर की बात करते हैं तो आपका स्टैंडर्ड यहाँ पर, समूह को कहेंगे तो स्कूल कहेंगे, मत्स्य वर्ग में आता है, स्कूल आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। और जब मत्स्य वर्ग की बात होती है तो एक कॉड मछली होती है, उसकी जब बात होती है तो वो अपने यकृत तेल के लिए फेमस है, कॉड मछली। अगला है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन परत पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, समताप मंडल में जो है ओजोन लेयर पाई जाती है। और ऑक्सीजन के 3 अणु मिल करके ओजोन जो है बनाते हैं, ओजोन का आप कह सकते हैं एक अणु बनाते हैं। इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। कितने रेंज तक आपको ओजोन लेयर देखने को मिलती है, लगभग 32 से 60 किलोमीटर। और 1985 में आपको पता है कि ओजोन जो परत थी उसमें आर्कटिक क्षेत्र में छेद देखा गया था, ये पराबैंगनी किरणों के कारण, तो वो 1985 में देखा गया था। इसके अलावा ओजोन परत की जब बात होती है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे 1987 में। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो कितने समझौते उसमें थे, तो वो समझौते टोटल 16 समझौते थे, जिन पर बस समझौते इस वाले में नहीं थे 16, बस इतना ध्यान रखिएगा 1987 में। हाँ, तारीख आपकी याद रख सकते हैं, सितंबर 16 सितंबर थी, हाँ ये सही है कि 16 सितंबर की तारीख ये याद रख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो हानि पहुंचाती है ओजोन लेयर को, वो CFC गैस पहुंचाती है। अगला है, घोड़ों द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी के कौन से सिद्धांत का उदाहरण है, न्यूटन के तीसरे नियम में जो है ये आता है। न्यूटन ने अपनी जो प्रिंसिपिया पुस्तक थी ना, उसमें गति के तीनों नियम को लेकर के बताया है। कौन सी पुस्तक है, प्रिंसिपिया। तीसरे नियम में और कौन कौन से उदाहरण आते हैं, जैसे कि रॉकेट उड़ना है, नाव से अगर किनारे पर आप कूद रहे हैं तो नाव पीछे की ओर हट जाती है ना, वो हो गया। अगर बंदूक से गोली चला रहे हैं तो बंदूक पीछे की ओर धक्का देती, वो हो गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी चमगादड़ से होती है, तो इबोला वायरस जो आप देख रहे हैं ये चमगादड़ से जो है वो होती है। इबोला नदी के नाम पर इबोला वायरस का नाम जो है वो रखा गया है, और सबसे पहले इसको पहचाना गया था 1976 में। इसमें मांसपेशियों में दर्द, कॉलरा, बुखार, टाइफाइड सारी चीजें आ जाती हैं। जीका जो वायरस है ये बेसिकली आपका गर्भवती जो महिलाएं हैं उन पर अधिक प्रभाव डालता है, जीका वायरस। डेंगू जो है ये वायरस हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं इसको, इस चीज को याद रखिएगा, हड्डी तोड़ बुखार करके पूछा जाता है कई बार, तो ये जो है वो यही हो जाएगा। चिकनगुनिया में क्या होता है, जोड़ों का दर्द, बुखार, ये सारी चीजें होती हैं। एक और आपसे पूछा जाता है हर्पिस रोग, तो हर्पिस रोग जो है वो एक विषाणु से होता है रोग, पहली बात तो ये। और दूसरी चीज जो ये रोग होता है कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो त्वचा को प्रभावित जो है ये करता है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा जानवर स्तनपायी है, तो स्तनपायी इनमें से कौन सा जानवर है, व्हेल मछली। आप सभी जानते हैं स्तनपायी के अंतर्गत आता है। स्तनपायी वो होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो आते हैं। इसके भी 3 उपवर्ग होते हैं। एक आपका होता है व्हेल मछली जो स्तनपायी में आता है ना, इसके 3 वर्ग होते हैं। एक आता है आपका प्रोटोथीरिया करके, एक आता है आपका मेटाथीरिया करके, और एक आता है आपका यूथीरिया करके। तो जो प्रोटोथीरिया होता है जो अंडे देता है, जैसे एकेडेना करके है। मेटाथीरिया जो होता है जो अपरिपक्व बच्चों को जन्म देता है, जैसे कंगारू हो गया। और जो यूथीरिया होता है ये पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देता है। ये 3 इसमें टाइप होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 20 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। वीडियो लाइक शेयर भी करते रहिएगा, जितने लोग भी वीडियो से जो है वो जुड़ते जा रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी मांसपेशी कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ने का काम करती है, तो मैसेटर आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। मांसपेशी कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। अच्छा, कर्ण अस्थियों में क्या आता है, तो मेलियस करके होता है, इनकस स्टेप्स करके होता है। कर्ण की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, टोटल 6 होती है। इसमें स्टेपीस जो होती है वो सबसे छोटी होती है, मानव शरीर की भी सबसे छोटी हड्डी के रूप में आती है। मांसपेशियों से अगर हम बात करें अस्थियों को जोड़ना, वो क्या कहलाता है, तो टेंडन कहलाता है। मांसपेशियों से अगर
अस्थियों को जोड़ने की बात होती है तो ये क्या कहलाता है, टेंडन कहलाता है। और अगर अस्थियों से अस्थियों को जोड़ना हो तो ये क्या कहलाता है, ये आपका लिगामेंट कहलाता है। ये जोड़ कहलाते हैं बेसिकली, इनका इनका जो जोड़ होता है, अस्थियों से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। कौन सा सही होगा, किलो जूल आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसमें ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। बाकी अलग अलग भौतिक राशियों के अलग अलग मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, शक्ति का वॉट, दाब का पास्कल, कार्य का जूल, संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, आयतन का घन मीटर, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। कौन सी ग्रंथि है जो कि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है, तो पीयूष ग्रंथि आपका या पिट्यूटरी ग्रंथि आपका, ये क्या काम करती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा था वो मास्टर ग्रंथि के संदर्भ में पूछा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आपका, अपर अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को उसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है, तो किसमें, अपवर्तित प्रकाश के माध्यम को प्रकाशीय सघनता की क्षमता को उसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है, ये आपका ऑप्शन होगा। और अपवर्तनांक पता होना चाहिए कि किसी भी माध्यम की वो क्षमता जिसमें वह प्रकाश की किरण की दिशा बदल देता है, वो कहलाता है अपवर्तनांक। दो माध्यम है जैसे, जिसमें अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो वो प्रकाशीय सघन होगा, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो प्रकाशीय विरल होगा। इसमें साइन आई अपॉन साइन आर करके अपवर्तनांक का फॉर्मूला भी होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्लास्टिक में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका यूज होता है, एथिलीन का यूज जो है वो होता है। और ये एक हिसाब से एकलक बहुलक के रूप में जाने जाते हैं, जैसे बहुलक में पॉलीथीन आ गया तो एकलक में इथाइलिन आ गया, इस प्रकार नायलॉन आपका बहुलक में आ गया तो एकलक में एमाइड आ गया। अगला, इनमें से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है, सहजीवी संबंध को लाइकेन जो है वो दर्शाता है, और कवक और शैवाल के साथ ये सहजीवी संबंध जो है वो होता है। कवक और शैवाल जो है ये सहजीवी संबंध जो है लाइकेन में आपको देखने को मिलता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी कहलाता है, और जो शैवाल का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, वो फाइकोलॉजी कहलाता है। यहाँ माँ है, यहाँ पर फा है। सहजीवी संबंध में बेसिकली होता यही है कि एक दूसरे को ये लाभ पहुंचाते हैं, जो इसको चाहिए वो शैवाल से मिल जाता है, जो शैवाल को चाहिए वो कवक से। सेरीकल्चर शब्द इनमें से किससे संबंधित है, तो सेरीकल्चर आपका रेशम की खेती से जो है ये संबंधित है। रेशम किसका बना होता है, तो रेशम प्रोटीन का जो है ये बना होता है। रेशम के कीड़े को किस पे पाला जाता है, तो सहतूत के पेड़ पर जो है वो पाला जाता है। और रेशम जो होता है उसका जो कीट होता है, उसके प्यूपा अवस्था में स्वयं के ऊपर धागे को लपेटने से निर्मित क्या प्राप्त होता है, हमें कोकून प्राप्त होता है। बाकी कुछ और भी हैं, जैसे सेरीकल्चर रेशम की खेती से, ऐसे एपी कल्चर जो होता है वो आपका शहद उत्पादन या मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है। हाइड्रोपोनिक्स होता है मृदा रहित कृषि के अध्ययन को लेकर के। पिसीकल्चर होता है मछली पालन से। विटीकल्चर होता है अंगूर से। वर्मी कल्चर होता है केचुआ से। अगला क्वेश्चन आपका है कि श्वसन तंत्र से निम्नलिखित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं, तो वायु प्रदूषण आपका सही हो जाएगा। अस्थमा है, दिल का लंग कैंसर है, ये सब इसी से फैलते हैं। अगला है, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में इनमें से किसे शामिल किया गया, तो द्वितीयक उपभोक्ता ये आपका तीसरे पोषी स्तर में आ जाएगा। आपको ये भी पता है किसमें शाकाहारी आते हैं किसमें सर्वाहारी, वो तो बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नोबल गैस है, तो ऑर्गन जो यहाँ पर देख रहे हैं ये नोबल गैस में आती है। इसके अलावा ऑर्गन के अलावा जैसे हीलियम आपकी हो गई, ये आपकी नोबल गैस में आती है। इसके अलावा नियॉन हो गई, इसके अलावा क्रिप्टॉन हो गई, इसके अलावा जेनॉन हो गई, तो ये सब किस में आती हैं, ये सब आपकी नोबल गैसेस में आती हैं। फ्लोरीन जो होता है ना, ये आपका हैलोजन वर्ग का तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व भी आपका फ्लोरीन है। अक्रिय गैस की अगर बात करें कि इसकी खोज किसने की थी, तो किसने की थी, रैले, रैमजे और लोकेयर ने की थी। रैले, रैमजे और लोकेयर जो है उन्होंने की थी। शॉर्ट में रैमजे और लोकेयर के लिए ला लिख दिया मैंने। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, तो ऑर्गन है। और कौन सी है जो वायुमंडल में पाई नहीं जाती है, वो आपकी रेडॉन है। अगला, छुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये आपका है मिमोसा पुडिका। मिमोसा
पुडिका, ये इसका वैज्ञानिक नाम है या वनस्पतिक नाम भी कह सकते हैं। कुछ और जैसे कि गेहूं का होता है ट्रिटिकम एस्टिवियम करके, तो ट्रिटिकम किसका है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। चावल का होता है ऑरिएजा करके। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। अभी ऊपर बात भी हमने की थी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो ओजोन लेयर से संबंधित था, परंतु क्योटो प्रोटोकॉल आपका सही होगा जो कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित जो सीमाएं हैं वो तय करता है। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? तो 1997 में जो है ये आया था। ये जस्ट 10 साल पहले आया था मॉन्ट्रियल वाला। क्योटो जो प्रोटोकॉल है इसको रियो+5 सम्मेलन भी कहते हैं। ये भी आपको पता होगा कि 1992 से फिर जस्ट 5 साल बाद हुआ था। और मॉन्ट्रियल जब भी पूछा जाएगा तो ओजोन लेयर ध्यान रखिएगा। ओजोन लेयर बहुत मोटी होती है ना, तो मोटी से मॉन्ट्रियल याद कर लीजिए अगर कंफ्यूज होता है। बाकी समय इसका 1987, इसका 1997। अगला, इनमें से क्या जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है? तो क्या हो जाएगा? पौधे आपका सही हो जाएगा। पॉलीथीन, कांच, एल्यूमिनियम कैन, ये सब तो नहीं गलते हैं, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण दो टाइप में आपका जो जैव निम्नीकरण होते हैं, इसमें वो होते हैं जिसमें आप कहेंगे विघटित हो जाएं जो पदार्थ, जैसे कि घरेलू कचरा है, अपशिष्ट पदार्थ हैं वो। और जैव अनिम्नीकरण में जो आपके विघटित नहीं होते हैं, जैसे प्लास्टिक है सालों साल पड़ी रहती है ना, वो डीडीटी है, सीसा है, कांच, वही सब। अगला है बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये आपका विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी बेरी नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन आपका, हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों से पाया जाता है, इसको आप कौन से समूह में रखेंगे? तो स्थानिक में आपका ये आएगा। अगला क्वेश्चन, एशियाई टुंड्रा के निवासी समूहों को क्या कहते हैं? तो इनको हम सेमायड जो है वो कहते हैं। एशियाई टुंड्रा के जो निवासी हैं उनको सेमायड कहते हैं। इसमें भी विश्व में जो 4 प्रजाति हैं उसमें आप देखेंगे जो मानव में एक निग्रोइड होते हैं, एक मंगोलॉइड होते हैं, एक ऑस्ट्रेलॉइड होते हैं और एक काकेशियाई होते हैं। अगला, डोल्ड्रम इनमें से जो अक्षांश हैं इनमें किन के बीच होते हैं? तो डोल्ड्रम आपके 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, इन रेखाओं के बीच जो है आपके होते हैं डोल्ड्रम, या शांत पेटी क्षेत्र भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। फिर आपका दोनों गोलार्ध में 5 के आगे बढ़ते हैं, तो जब 30 से लेकर के 35 जब बढ़ते हैं तब हम बात करते हैं उच्च वायुदाब पेटी होती है, इसको हम अश्व अक्षांश भी जो है वो कहते हैं। और अगर समान वायुदाब वाले स्थान है उनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? तो उसको हम समदाब कहते हैं, परंतु इंग्लिश का नाम पूछा जाता है आइसो बार जो है वो कहते हैं। अगला क्वेश्चन, और पूरे पृथ्वी की कुल 7 वायुदाब पेटियां हैं जिसमें बांटा गया। अगला है पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव जो है वो कौन करता है? आंसर की बात करते हैं, पंचायत समिति के सदस्य करते हैं, चुनाव सरपंच नहीं करता है, वो तो चुना जाता है, पंचायत समिति के सदस्य करते हैं इसका चुनाव। बाकी यदि किसी स्तर की बात हो कि पंचायत के तीनों स्तर का प्रावधान किसमें है, तो 243 बी में जो है इसको लेकर के बात की गई है। और आबादी के अकॉर्डिंग बटा होता है। कौन कौन से 3 स्तर होते हैं? तो एक आपका होता है ग्राम स्तर, एक होता है आपका प्रखंड स्तर और एक आपका होता है जिला स्तर। तो जो ग्राम स्तर होता है उसका प्रमुख होता है ग्राम पंचायत, यह संरचना ग्राम पंचायत से होती है। प्रखंड जो होता है वो क्षेत्र पंचायत समिति और जो जिला होता है वो जिला पंचायत समिति। ग्राम पंचायत का जो पदनाम कहेंगे वो प्रधान होता है ना, कहते हैं गांव का प्रधान कौन है, मुखिया कौन है वो। इसी प्रकार प्रखंड में प्रमुख होता है और जिला में अध्यक्ष या चेयरमैन होते हैं, जिसमें से प्रत्यक्ष जो चुनाव होता है वो केवल ग्राम वाले में होता है, प्रखंड और जिला में अप्रत्यक्ष आपको देखने को मिलता है। कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है किसमें है? तो ये आपका उदारवाद और समाजवाद का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है किससे? तो कपिल के द्वारा जो है सांख्य दर्शन दिया गया है। सांख्य दर्शन की अगर बात करते हैं तो सबसे प्राचीन दर्शन के रूप में आपका जो है ये जाना जाता है। और आपको ये भी पता है प्रकृति की महत्वाकांक्षा के बारे में आपका इसमें बताया गया। न्याय दर्शन की जब बात होती है तो वो उसके प्रतिपादक कौन थे? तो वो गौतम मुनि थे। न्याय दर्शन की जब बात होती है तो इसके प्रतिपादक कौन थे? गौतम मुनि करके। और योग दर्शन के अगर प्रतिपादक की बात करते हैं
तो आप सभी जानते हैं, पतंजलि का नाम देखने को मिलता है योग दर्शन। पूर्व मीमांसा की अगर बात करें तो उसके प्रतिपादक जैमिनी थे और मीमांसा के तहत कर्म के सिद्धांत को लेकर बताया गया। उत्तरी मीमांसा की अगर बात करें तो उसके बादरायण थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित आपका नहीं है। तो हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, ये तो सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये मराठा युद्ध जो है इससे संबंधित नहीं है। आपके मराठा युद्ध की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में जो है वो हुआ था। और वॉरेन हेस्टिंग्स तो आपको पता है, पर आपको ये भी पता है कि अगर मराठा युद्ध की बात होती है तो आपका पहला आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था वो 1775 में हुआ था, वो हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में। पर दूसरा जो आपका आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये लॉर्ड वेलेजली के टाइम में जो है वो हुआ था, और वो हुआ था 1803 में। और जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे उनके टाइम में तीसरा वाला हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में जो है वो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध जो यहाँ पर दिया गया है ये कब हुआ था, ये हुआ था 1764 में अंग्रेजों के बीच और सुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के साथ जो है वो हुआ था। अंग्रेज जिसमें जो थे उसका नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने उसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित ये जो घटनाएं दे रखी हैं सही क्रम आपको बताना है। तो आपको पता है कि भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी वो 1930 के टाइम में दी गई थी। 1930 नहीं, 1931 के टाइम में। आपका 23 मार्च 1931 के टाइम में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी 1931 में ही हुआ है, पर सितंबर माह में हुआ है। 7 सितंबर 1931 से लेकर के दिसंबर में तक आपका ये चला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है ये 29 मार्च, और ये भी आपका मार्च, ये भी है, ये भी है, 23 मार्च है, 29 मार्च है 1931। और गांधी इरविन समझौता आप सभी को तारीख पता है, 5 मार्च 1931। अब पूछ क्या रहा है सही क्रम, तो सबसे पहले क्या आएगा 5 मार्च, यानी चौथा सबसे पहले आएगा जो कि एक ही ऑप्शन में है भी। तो 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, 4 के बाद 3 फिर 2 1, सही है। क्लियर है सारी तारीखें। अगला देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कौन से वर्ष दिया गया था। तो ये 1913 में जो है वो दिया गया। कौन सी पुस्तक, गीतांजलि के लिए जो है इनको मिला था। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय भी थे। पर अगर बात करें कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन थे, तब भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम देखने को ही मिलता है। और जो नायपाल जी थे, BS नायपाल जी, वो दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरे भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक थे, उनको 2001 में मिला था। बाण सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो आपका सोन नदी जो है वो सही हो जाएगा। आपने देखा होगा कई रामायण है महाभारत है, कहते हैं ना कि बाड़ों की सैया पर जो है वो सुला देंगे, तो यहाँ पर सोने का संबंध आ भी रहा है, सोना सोने वाला, और ये आपका बाढ़ है, ये तो बाढ़ से सोने का थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा ताकि कभी आए तो गलत ना हो। सोन नदी किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है सोन नदी। और अगर बात करते हैं गंगा में आकर के कहाँ मिलती है सोन नदी, तो दक्षिण की तरफ से आकर के मनेर, पटना के निकट स्थान है मनेर, वहां पर आकर के जो है ये मिलती है। एग्जाम देंगे बिहार का तो ये आप याद रखिएगा। बाकी रिहंद परियोजना आपको पता है रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश में है। और सरदार सरोवर या इंदिरा सागर ओंकारेश्वर परियोजना वो सब किस पे है, वो सब आपकी नर्मदा नदी पर है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी किसका उदाहरण है, तो ब्रह्मपुत्र जो है वो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण होता है। वो नदी जो उचित भू क्षेत्र को काट कर बहती है, अपने मार्ग को वैसा का वैसा बनाए रखती है, उसको रखते हैं इसमें। सिंधु नदियों की बात करें, सतलज की बात करें, ब्रह्मपुत्र की बात करें, तो वो सब आपका पूर्ववर्ती अपवाह में ही आती हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात करें तो कहाँ से इसका उद्गम, कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध कौन सी नदी से है, तो सलाल आपका चिनाब जो है वो सही होगा। कहाँ पर पड़ता है, जम्मू कश्मीर जो है उसके अंतर्गत। सलाद जो होता है ना वो आप चुन चुन के खाते हैं ना, कि आपको खीरा खाना है कि आपको प्याज खाना है, तो सलाद को, सलाल को सलाद से जोड़ लीजिए, और चुन चुन कर खा रहे हैं तो उसको चिनाब से जोड़ लीजिए। ऐसे आप याद रख सकते हैं। एक पूछी जाती योजना बगली हार परियोजना,
तो वो भी आप चिनाब नदी ही याद रखेंगे। बगलिहार परियोजना भी चिनाब नदी जो है इस पर ही स्थित है। तुलबुल परियोजना पूछी जाती है तो वो कहाँ पर है, तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जो है आपका है। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, तो कब की गई थी, 1906 में जो है ये की गई थी। और इसकी स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने की थी। कहाँ की थी, ढाका में की थी। उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था, तो वो 1916 वाले में हुआ था, जो कि आपका लखनऊ अधिवेशन था। और 1930 में भी मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था। वो कहाँ हुआ था, वो इलाहाबाद में हुआ था, मोहम्मद इकबाल जी की अध्यक्षता में। तो ये तीन आप याद रख सकते हैं। इकबाल जो थे उन्होंने हिंदू मुस्लिम को दो अलग अलग समुदाय कहा था इसी 1930 वाले में। अगला है, ये किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है, तो ये कहा था आपका अरस्तु ने। मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का वो सुल्तान जो सल्तनत काल में पहली बार नहर का निर्माण जिसने करवाया था, तो ये क्वेश्चन करा चुके हैं कि जब भी आपकी बात होगी नहरों के निर्माण को लेकर, गयासुद्दीन तुगलक का नाम देखने को मिलता है, जिसने सर्वाधिक 5 नहर का निर्माण करवाया था। और गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी की उपाधि भी धारण की थी। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कौटिल्य के नाम से जो है वो जाना जाता है। कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णु गुप्त के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। हेल्प किसकी की थी इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य की थी। किसमें हेल्प की थी, तो नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को हराने में हेल्प की थी। अगला है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1931 में जो है आपका हुआ था। पटना में, बिहार में ही जो है ये हुआ था। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अगर पूछेगा तो वो 1934 में हुई थी। बिहार वाली 1931 में, कांग्रेस वाली 1934 में। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इनमें से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था, तो राजा सिताब राय जो है आपका ऑप्शन सही होगा। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है इनको चुना गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में उप दीवान मोहम्मद रजा को बनाया गया था। बंगाल में अगर पूछा जाएगा द्वैध शासन को लेकर के, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो है उनके द्वारा समाप्त किया गया था। लागू किसने किया था द्वैध शासन को, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था, तो ये आपका लकड़ी पर पेंट किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता इनमें से किसने की थी, तो स्वामी सहजानंद ने जो है वो की थी। 1936 में अगर बात करते हैं तो अखिल भारतीय किसान सभा जो है इसकी पहली बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी, तो लखनऊ में जो है पहली बैठक इसकी जो है वो हुई थी। और सबसे बड़े किसान नेता के रूप में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी जो है वो थे। और इनका महासचिव बनाया गया था MG रंगा को। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के कौन से राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशत सबसे ज्यादा है, तो ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा शहरी परसेंटेज है। और भारत में कितना है, तो 31.16% है अगर जनगणना के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगला, इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है। आंसर की बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है वो आया था। अरबी यात्री मोरक्को का ये मूल निवासी था और इसका यात्रा वृत्तांत था जिसका नाम था रेहला। रेहला नामक पुस्तक में इसने जो है वो लिखी थी। अगला क्वेश्चन, 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी जो है वो की थी, तो ये आपका सूर्य सेन जो है वो सही हो जाएगा। और सूर्य सेन की जब बात होती है तो एक आपको घटना याद होगी, चटगांव शस्त्रागार, तो वो इनके समय में ही आपको देखने को जो है वो मिली थी। चटगांव शस्त्रागार पर जो है वो हमला जो है वो किया था। यही रिपब्लिकन आर्मी के जो सदस्य थे ना, इनके साथ मिल करके किया था। अगला क्वेश्चन, तटरेखा से कितने नॉटिकल मील तक का महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है, तो ये 200 आपका यहाँ पर नॉटिकल मील सही हो जाएगा। इसको लेकर के 1982 में संधि हुई थी किसी देश की समुद्री सीमा का निर्धारण करने के लिए। पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सबसे पहले कौन सी समिति की सिफारिश पर प्रयास किया गया था, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में जो है ये आई थी। और यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अशोक मेहता समिति बताया था मैंने 1977 में जो है ये आई थी। पंचायत
कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को आई ये थी, परंतु 1959 को आपका राजस्थान का नागौर जिला था जहां पर क्या किया गया था, इसको पंचायती राज की जो शुरुआत है वो की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति की अगर बात करते हैं तो पंचायती राज को भी 3 स्तर पर इन्होंने बनाने का सुझाव दिया था और अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर पर बनाने का सुझाव दिया था। बता चुके हैं, ये हमने जो टॉपिक वाइज कराया था ना वहां बताया था। पंचायती राज संस्थाओं के सबसे नीचे के स्तर पर कौन आता है, तो ग्राम सभा और पंचायत जो है सबसे नीचे आता है, छोटी इकाई के रूप में आप कह सकते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो मुखिया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो है वो कौन थे, क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है। आंसर की बात करते हैं तो आपका गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो सही हो जाएगा। और ऑप्शन की बात साथ साथ समय आप याद रखिएगा 1905 में। और गोखले जी के गुरु जो थे उनका नाम क्या था, महादेव गोविंद रनाडे, ये उनके गुरु थे। रनाडे जी को ही महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं, रनाडे भी याद रखिएगा साथ में। गोखले जी की अगर बात करें तो इनको किसने अपना गुरु बनाया था, तो महात्मा गांधी जी ने इनको अपना गुरु जो है वो बनाया था। और संविधान के जनक के रूप की बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है वो हो जाते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, वो भी आप याद रख सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी की बात होती है तो फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन है वो इन्हीं के द्वारा किया गया था 1939 में। आजाद हिंद फौज का गठन इन्हीं के द्वारा किया गया था, ये नेतृत्व आप कहेंगे सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व किया था। अगला है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी, तो संथानम समिति आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से 1918 तक आपका चला था। और दूसरा जो वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका सबसे मेन कारण क्या था, तो वर्साय की संधि दूसरे विश्व युद्ध का सबसे प्रमुख कारण। बिहार राज्य में अक्षय ऊर्जा विकास के लिए किसकी स्थापना की गई थी, तो बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी आपका ऑप्शन सही होगा। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे, तो ये आपके इलाहाबाद में शहीद हुए थे। अब देखा होगा आपने एक पार्क भी बना हुआ है। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, तो पूर्णिया आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बिहार में अगर बात करें लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है, तो ये आपका 60% भाग जो है वो कृषि आधारित है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जैसे जूट या चावल के लिए, यूपी आपका गन्ना गेहूं आलू के लिए, एमपी आपका सोयाबीन के लिए है, कर्नाटक आपका कहवा या रेशम के लिए, राजस्थान आपका बाजरा के लिए फेमस है, और असम जो है आपका चाय के लिए। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो सोन नदी आपको पता है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं उससे जो है ये निकलती है और उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। और पटना मनेर मैंने स्थान अभी बताया भी था, उसके समीप गंगा में जाकर के मिल जाती है। मुंगेर इनमें से किसकी राजधानी जो है वो थी, तो मुंगेर मीर कासिम की राजधानी जो है वो थी। रॉबर्ट क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर जो है उसको 1760 में हटा करके उसका जो दामाद था मीर कासिम उसको बंगाल का नवाब जो है वो बनाया गया था, और उसने ही अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है वो बना लिया था। महात्मा गांधी जी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था, तो आपका ऑप्शन चंपारण, ये कई बार आपको बता चुके हैं। और साथ ही 110 क्वेश्चन तक अब तक पहुंच चुके हैं। वीडियो से जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, पर लाइक एटलीस्ट जितने भी लोग देख रहे हैं अवश्य करते रहिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे। तो यहाँ पर आपको पता है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह आपका हुआ था, और महात्मा गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। तीन कठिया पद्धति से संबंधित था, 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी, उसके खिलाफ था। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था जिसमें पहली बार इन्होंने अनशन किया था। उसके बाद उसी 1918 में खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ था, जहां पर गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन जो है वो हुआ था। और बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, परंतु गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि जो है 1928 वाले में बारदौली सत्याग्रह में दी थी। असहयोग आंदोलन पूछा गया कब शुरू हुआ था, तो ये आपका 1920 में आया था सहयोग आंदोलन, 1 अगस्त 1920 को। इसमें बेसिकली विदेशी जो सामान था उसका बहिष्कार किया जाए, उससे रिलेटेड 20 और पद वगैरह जो है विदेशी उनका बहिष्कार हो। अगला क्वेश्चन आपका
कि 20 मई 2023 को ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको पता है ये है एलन मस्क ने खरीदने के बाद बी वाला लिंडा याकारिनो जो है वो सही होगा। और अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले जो ट्विटर का आइकन होता है उसमें चिड़िया बन के आती थी ना, अब उसको एक्स बना दिया गया है, आपने देखा होगा। और सीईओ बनाया गया लिंडा याकारिनो को। इस राज्य को गोंड पेंटिंग का जीआई टैग मिला है, तो मध्य प्रदेश को जो है वो मिला है। मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति जो है वो कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं रामचंद्र पौडेल। नेपाल के जो है वो नए राष्ट्रपति के रूप में जो है ये बने हैं। फरवरी 2023 में महिला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता था? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो जीता था। दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने 6ठी बार ये खिताब जीता था टी20 वर्ल्ड कप। अगला है क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान जो है वो कौन बने? तो रोहित शर्मा आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट मैच हुआ था ना उसमें शतक लगाया था, तब इनको ये उपलब्धि मिली थी। राष्ट्रपति भवन में मौजूदा मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपका अमृत उद्यान इसका नाम आपका दिया गया है। मुगल गार्डन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो एडविन लुटियंस के द्वारा जो है इसका डिजाइन जो है वो तैयार किया गया था। और नाम बहुत आजकल बदले जा रहे हैं, तो कोई ना कोई नाम तो आपसे फिर ये पूछ ही लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया था अस्का को। अस्का जो है आपका 2023 में चुना गया था। सदर बाजार जो देख रहे हैं इसको 2021 में चुना गया था। भारत का पहला, ये लास्ट है, इसके बाद हिंदी, उसके बाद मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? तो कोल्लम आपका बन गया है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कोल्लम जिला का पहले नाम हुआ करता था देसिंग नाडू करके, और अब इसका नया नाम हो गया है कोल्लम। अब स्टार्ट करते हैं मैथ के प्रश्नों से, जहां पर हम सबसे पहले प्रश्न से शुरू करेंगे। इकाई अंक आपसे पूछा गया, आपको पता है लास्ट के नंबर से मतलब होता है 8 4 जा होता है 32, 2 आया लास्ट में, और 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 आया लास्ट में, 8 को 6 से करेंगे 8 6 जा 48, 8 आया लास्ट में। आपको केवल लास्ट नंबर से मतलब है, तो आंसर यहाँ 8 हो जाएगा। आपको पूरा नहीं गुणा करना है, केवल लास्ट इकाई अंक देखना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर में 5 मैच जीते, 12 मैच हारे, उसके 3 मैच ड्रॉ भी रहे, तो उसने हारने वाले मैचों का भिन्न क्या होगा? टोटल उसने मैच कितने खेले? तो 5 प्लस 12 और प्लस आपका 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 20 आएगा। यानी टोटल 20 मैच उसने जो है वो खेले हैं, और इन 20 मैचों में वो हारा कितना है? तो हारे कितना है? 12 मैच हारा है, तो 12/20 कर दीजिए। हारने वाले का टोटल से परसेंट भिन्न पूछा गया, तो किससे काटेंगे? 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 3/5 आंसर आपका आ जाएगा। अगला कह रहा है इसमें मूल वास्तविक और असमान, किसके मूल वास्तविक हैं और असमान है? असमान का मतलब दोनों की वैल्यू 0 के बराबर किसमें जो है वो नहीं आ रही है। इसका सीन ये है कि आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी होती है, और उसमें ही आपको चेक करके देखना होता है कि क्या ये 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं। अब बी स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे? ये एक्चुअल में इसी में ही कंपैरिजन करते हैं। ये जो वैल्यू होती है ना, ये इस तरीके से होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 करके। अब यहाँ पर जो b की वैल्यू देखिए इसके साथ निकल के आ रही है, तो यहाँ -6 यानी कि -6 आप यहाँ पर रख लेंगे इस तरीके से। तो वैसे 4 यहाँ बटे में भिन्न में, तो आप इसमें गुणा भी कर सकते हैं, तो इसका d का मान आ जाएगा 7। 7 के बाद एक्स स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24, यानी कि माइनस का 24x और प्लस का 12 और बराबर का 0। ये 24 कैसे हुआ? बस आप ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दिए, नीचे वाला 4 कट जाएगा, या एलसीएम ले लीजिए, सबसे बढ़िया। गुणा करेंगे तो फिर ऊपर वाली वैल्यू भी तो बदल जाएगी। अब इसको इसी से कंपैरिजन करके एबीसी की वैल्यू रख लीजिए। जैसे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? -24 हो जाएगी, तो यहाँ रख देंगे -24, और इसका जो है वो स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू 7 हो जाएगी, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। अब ये वैल्यू देखेंगे क्या 0 के बराबर होगी? नहीं, तो हमेशा 0 से बड़ी होगी, इसीलिए ये वाले जो मूल होंगे वो असमान होंगे। वास्तविक और असमान में ये आएगा फोर्थ वाला आंसर।
बाकी आप बी को भी चेक करके देख लेंगे तो उसमें वैल्यू 0 निकल आएगी। इसी प्रकार ए सी को भी चेक करेंगे तो वैल्यू जो है वो यही बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखने पर 0 निकल आएगी। इस तरीके से इसको चेक करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या बतानी है। तो 55 से छोटी अब कौन कौन सी संख्याएं हैं? 2 है जैसे, इसके अलावा 3 है आपका, अभाज्य भी होनी चाहिए, 5 है आपका, 7 है आपका, 11 है आपका, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 33 है, 41 है, 43 है, 53 है। टोटल संख्या देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 आपका संख्याएं आ जाएंगी। आंसर हो जाएगा पहला वाला। और यहाँ पर 47 भी है, तब जाकर होंगी, क्योंकि 16 संख्याएं तब जाकर के होंगी। अगला देखते हैं आपका। बाकी इसका एक फॉर्मूला भी होता है, डायरेक्ट ही बता दिया मैंने सर कि फॉर्मूले में हो सकता है समझने में दिक्कत है। अगला कह रहा है 6.5 बिंदु इसमें कहाँ दर्शाएगा? 6.5 को दशमलव में बदल लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.2 आ जाएगा। और 1.2 अगर देखेंगे तो 1 ये है, 0.2 यहाँ पर आ जाएगा जाकर के, ये आर पर जो है 1.2 दर्शाएगा, आर आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या ये और ये के योग और इनके अंतर को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या जो है उसका मान क्या होगा? तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपकी वैल्यू आएगी, टोटल जो होगा वो आएगा 5.08 करके। और इसी प्रकार इनका अंतर निकालेंगे तो निकल कर आएगा 0.98 करके। पूछ क्या रहा है? संख्या क्या होगी, योग और अंतर का जोड़ कितना होगा? तो इसको इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने पर 6.06 आपका आंसर आएगा। इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आपकी मिल जाएगी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इनमें से एक परिमेय संख्या कौन सी नहीं है? अब जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे और 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 होगा, 25 से बाहर आएगा बाहर, तो ये आपका हो जाएगा 5। अब इस चीज को भी समझिए कि 5 तो निकल कर आया, अब 5 को 5/1 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, यानी ये आपके परिमेय संख्या है। जहां पर रूट में वैल्यू निकल कर आए वो समझ जाइए कि वो परिमेय नहीं है। जैसे कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, ऊपर 1296 होगा और बटे में आपका 100 होगा, काटेंगे तो यहाँ से वैल्यू निकल करके आएगी 36 और बटे में आपका जो है 10। अब 36/10 को काटेंगे तब भी ये वैल्यू बटे में ही तो आएगी, 18/5 करके आएगी, यानी ये भी आपकी परिमेय संख्या है। 125 को अगर आप निकालेंगे तो ये 125 5√5 निकल के आएगा, यानी ये आपकी अपरिमेय संख्या है और आंसर यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कैसे निकालेंगे 5√5? तो तोड़ लीजिए, 5 × 5 × 5 में एक 5 बच जाएगा, उसको भी पेयर चाहिए होता है इसलिए उसको रूट में लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे होता है? कोई दो सम संख्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए, अगली सम संख्या 4 ले लीजिए, इनका गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, तो 8 8 ही से कटेगा, आंसर ये हो जाएगा। आगे भी संख्या ले सकते हैं, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 4 6 भी आपका 24 होगा, वो भी आपका 8 से ही कटेगा। इस क्वेश्चन में चित्र बना होगा, उसका मान बताना है, इसको हम स्किप करना है इसलिए स्किप। अगला देखते हैं। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के, इस रेशियो में कुल इतने इतने पैसे के सिक्कों की संख्या। अब देखिए 25 पैसे हैं, ठीक है, उसके बाद 10 पैसे हैं, उसके बाद 5 पैसे हैं। रेशियो क्या है इसका? 1 है रेशियो, अनुपात इसका 2 है रेशियो, इसका आपका 3 रेशियो है। अब आप इसमें निकाल लीजिए कि अगर 25 पैसे का एक सिक्का है तो टोटल 25 हो जाएगा, 10 पैसे के 2 सिक्के हैं तो टोटल 20 हो जाएगा, और 5 पैसों के 3 सिक्के हैं तो आपका टोटल 15 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे, 20 20 40 50 60, टोटल निकल करके आएगा 60। प्रश्न में क्या कह रहा है? इसमें कुल 30 रुपए हैं, यानी इन 60 की वैल्यू इस 3 रुपए के या 3000 पैसे के अगर रूप में हम देख लें तो 3000 पैसे के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये सब वैल्यू पैसे में ही दे रखी है। यानी कि 60 की जो वैल्यू है वो आपका 3000 पैसे के बराबर जो है वो आपकी हो जाएगी। क्लियर है? एक की वैल्यू निकालेंगे तो इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, 6 से काटेंगे, 6 का नम 6, और यहाँ पर काटेंगे तो 6 5 जा 30 करके और एक जीरो, यानी 50 एक की वैल्यू आ जाएगी। एक की वैल्यू 50 आ गई। यहाँ पर क्या कह रहा है? 5 पैसे के सिक्के बताइए। अब 5 पैसे के निकालने के लिए सीधे सीधे आप यहाँ पर 50 नहीं है, 3 के अकॉर्डिंग रखना है। समझिए इस बात को, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा गया है, तो ये नहीं कि 5 से गुणा कर दिया। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ 3 है, इसलिए 3 से गुणा करेंगे, यानी 50 गुणे 3 कर देंगे तो 150 आंसर आ जाएगा आपका, ये आपका सही हो जाएगा। तो 50 गुणे 3 आपका 150 आपका आंसर आ जाएगा।
अगला देखते हैं, एक कार की गति 16 सही 2/3 मीटर प्रति सेकंड है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो इसको सॉल्व के लिए 16 तियाँ 48, 2 50/3, 50/3 ये होगी आपकी मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या होता है, 18/5 से गुणा करेंगे। 5 से काटिए, 5 दहाम 50 हो जाएगा और 180/3 होगा, 3 छंग 18 होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। अगला कह रहा है 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 8 वस्तुओं का क्रय मतलब कॉस्ट प्राइस 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब यहाँ से जो कॉस्ट प्राइस है इसको यहाँ रख लीजिए, सेलिंग प्राइस को इसके बटे में ले आइए, 10 को आप उधर ही रखे रहने दीजिए और 8 को इसके बटे में ले आइए। कोई चीज़ आप 10 रुपये में खरीदते हैं और बेच देते हैं 8 रुपये में, तो कितने की हानि हुई, 2 रुपये की हानि हुई। कितने पर होगी, कॉस्ट प्राइस पर होगी, बटे में आपका 10 और गुणे में आपका 100। सॉल्व कर लीजिए। अब इससे काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 10 गुणे 2 करेंगे तो 20% यहाँ पर आंसर पहला वाला होगा और वो भी हानि होगी, ये भी आपको पता चल रहा है। अगर प्रश्न में हानि या लाभ लिखा होता तो आप कहते हानि जो है वो होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई धन साधारण ब्याज पर की दर पर 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, ठीक है, तो यह अपने से 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। देखिए इसको एक नॉर्मल तरीके से मूलधन मिश्रधन करके भी कर सकते हैं, दूसरा इसका एक फॉर्मूला भी होता है। तो वहां पर जो T1 की वैल्यू है 6 वर्ष दे रखी ना, 6 वर्ष में दुगना हो जाता है, वो रखे 6 बटे में आपका T2, तो T2 की वैल्यू हमें निकालना है, पूछा ना तो कितने वर्ष में अपने कितना हो जाएगा, तो T2 बराबर, और जितना भी आपको समय दे रखा है क्या ना, साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 2 गुना जो हो जाता है, जो भी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है वो -1 यानी कि 2 -1 और बटे में, तो वह अपने से 4 गुना कितने में हो जाएगा, यानी कि 4 गुना -1। ये इसका फॉर्मूला होता है, T1/T2 बराबर N1 - 1 अपॉन N2 - 1, इस तरीके से। इसको सॉल्व कर लेंगे सीधे आंसर आ जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और ये आपका 6 से आप देखेंगे गुणा हो जाएगा, 6 तियाँ 18, 18 वर्ष आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, T2 की वैल्यू 18। इसी को ही करने का एक दूसरा तरीका होता है, जहाँ मूलधन 100 मानेंगे, मिश्रधन डबल हो जाएगा, 200 हो जाएगा, समय 6 वर्ष हो जाएगा, फिर उससे एक समीकरण दर निकालेंगे, दर का अलग निकाल लेंगे, फिर मूलधन मिश्रधन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उससे करेंगे तो उसमें समय बहुत लगेगा, ये फॉर्मूला अच्छा होता है। अगला कह रहा है किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 5% की दर से 164 हो जाएगा, तो वो आपका कितना होगा। अब ये तो फॉर्मूला सीधे P बराबर निकाल दीजिए, मूलधन ही पूछा गया ना, तो P को मान लीजिए 1 + R/100 की पावर n और -1, और इसको और ब्रैकेट में रख लेते हैं, यहीं से इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, -1 और बराबर कितना हो जाएगा, 164 हो जाएगा, तो 164 के बराबर जो है ये हो जाएगा। अब यहाँ R की वैल्यू रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/20 हो जाएगा सॉल्व करने पर। नहीं पहले नहीं काटेंगे, पहले तो आप वैल्यू रखेंगे, मैं एक बार लिख के यहाँ बता देता हूँ, तो सीधे आएगा यहाँ सर 21/20 करके, क्योंकि यहाँ पर आपका 5/100 होगा, काटेंगे ऊपर 1 नीचे 20, इससे एलसीएम लेंगे तो 21 हो जाएगा, 20 + 1 करके 21/20 होगा, ठीक है। इसका टोटल का स्क्वायर माइनस का 1, पी तो आपका ऑलरेडी बाहर है, और बराबर में आपका 164। इसको आप सॉल्व करेंगे तो पी की जो वैल्यू आएगी, डायरेक्ट ही मैं लिख दे रहा हूँ, 1600 निकल करके आएगी। आंसर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। बाकी तरीका मैंने बता दिया, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इसमें 21 का स्क्वायर करेंगे 441 आएगा, और 20 का करेंगे तो 400 आएगा, और -1 के साथ इसको एलसीएम लेंगे तो 441 - 400/400 आएगा। उसके बाद हटाने पर 164 × 400/41 करके आएगा, वहां से पी का आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखते हैं इनमें से कौन सी भिन्न है जो कि सबसे छोटी भिन्न है। अच्छा, इस प्रश्न को अगर हम देखें तो एक फॉर्मूला से भी हम इसको कर सकते हैं, मतलब हम इसको थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, इसको रब करके मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर कह रहा है 2 वर्ष में इतना हो जा रहा है, 2 वर्ष में 5% की दर दोनों बार लग रही है। आपको पता है फॉर्मूला x + y + xy/100 यानी कि 5 × 5/100, ये तब के लिए होता है जब पहले साल कुछ वो आपका परसेंटेज दे रखा है, दूसरे साल अगर घट रहा है तो एक जगह माइनस रख लेते हैं। यहाँ पर दोनों पर 5% दर रही, तो ओवरऑल दर कितनी रही है इसको आप निकाल लीजिए। 5 5 हो जाएगी 10, 5 5 जो 25, 25/100 करेंगे तो 10.25 यहाँ से परसेंटेज में निकल करके आ जाएगा।
यानी कि जो 5% की दर रही है 2 साल के लिए, वो टोटल इतनी हो जाएगी 2 साल के लिए पूरी पूरी। अब आपको 164 रुपए हो जाएगा लिखा हुआ है ना, यानी कि 100% की जो वैल्यू है वो 164 और बटे में आपका 10.25 और गुणे में आपका जो है वो 100। सीधे इससे आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यही 1600 करके जो आपका आंसर आ रहा था ये आ जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, उसमें कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर पूछा गया था कौन सी भिन्न है जो कि सबसे छोटी भिन्न है। अब सबसे छोटी भिन्न का तरीका वही है कि आप तिर्यक गुणा करके निकाल भी सकते हैं, जैसे मैंने बताया था ऐसे ऐसे करके, या आप सीधे सीधे इनको सॉल्व भी करके निकाल सकते हैं। 9/13 की वैल्यू दशमलव में क्या आएगी 0.692 करके आएगी। 17/26 की वैल्यू 0.653 करके आएगी। 28/39 की वैल्यू जो है आपकी 0.717 करके आएगी और 33/52 की वैल्यू 0.634 करके आएगी। आंसर यहाँ पर इस तरीके से डी वाला सबसे छोटी भिन्न है। बाकी इसको करने के लिए केवीएस में मैंने 2-3 तरीके बताए थे, याद होगा तो आपको। अगला क्वेश्चन यहाँ से अब रीजनिंग के स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें पी का अर्थ प्लस है, तो जो भी वैल्यू यहाँ रखते भी चलते हैं, तो यहाँ रख लेते हैं 44। क्यू के लिए क्या रखा गया है, गुणा रखा गया है, तो गुणा 9। और आर के लिए क्या रखा गया है, डिवाइड रखा गया है, डिवाइडेड 12। और एस के लिए क्या रखा गया है, -6 और मल्टीप्लाइड 4 + 16। ये वैल्यू आपकी आएगी जब आप चिन्हों को यहाँ पर रख लेंगे। अब आपको पता है डिवाइड पहले होता है, तो 44 गुणे 9/12 करके हम लिख सकते हैं। 44 गुणे 9 और बटे में आपका 12 और यहाँ पर माइनस 6 चौक 24 हो जाएगा और उधर साइड आपका 16 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए काट सकते हैं 3 से, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4, तो 11 गुणे 3 कितना आया, 33 आया, यानी 33 उस तरफ बचा, माइनस का 24 बचा, प्लस का 16 बचा। एडिशन पहले होगा, सब्ट्रैक्शन बाद में होगा, तो इनको जोड़ेंगे। चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, एडिशन में 16 और 33 दोनों प्लस में वैल्यू है, 16 और 33 जोड़ लीजिए, 49 हो जाएगा, यानी 49 - 24 आपका जो है वो आएगा। 49 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा, 25 आएगा। आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला कह रहा है संबंधित शब्द बताइए। घर का संबंध कमरा से है, विश्व का संबंध किससे हो जाएगा, तो राष्ट्र से हो जाएगा। 42 बच्चों की एक कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है। अगर टोटल 42 लोग हैं तो वही कह रहा है कि दिव्या जो है एक कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है। इस प्रश्न को करने के लिए थोड़ी जगह होनी चाहिए, चलिए यहीं बताते हैं। एक हमने ऐसे सीधी सी लाइन जो है वो खींच दी। अब इसमें क्या कह रहा है, 42 टोटल बच्चे हैं, ठीक है। कक्षा में भारती मान लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं क्या, भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है। भारती जो है, और ये भी लिखा है कि जो कक्षा में 26 नंबर पर है। मान लीजिए यहाँ पर आपका 26 नंबर पर यहाँ पर कौन है, भारती की बात की गई है, यानी यहाँ पर आपका भारती है। और ये भी कह रहा है कि 8 स्थान आगे है किससे, भारती दिव्या से, यानी कि दिव्या यहाँ पर 8 स्थान इधर बैठी होगी। यहाँ पर आप मान लेते हैं कौन बैठा है, दिव्या बैठी है, तो यहाँ पर हमने दिव्या को लिख लिया। अब इस चीज को समझिए, 8 स्थान इधर साइड आ रहा है ना, तो 26 में से 8 पीछे जाएंगे तो कौन सा नंबर आ जाएगा, 18 नंबर आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, तो भारती का अंतिम से क्या स्थान होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है, जितने टोटल बच्चे हैं उसमें से 18 घटा करके एक जोड़ दीजिए। क्वेश्चन इस टाइप का करा चुके हैं। 42 में से 18 स्थान पर वो बैठे हैं, तो 18 जो है आपका घटा दीजिए और इसमें आएगा 24 और एक जोड़ दीजिए, यानी टोटल 25 हो जाएगा। और इसमें साथ में प्लस एक करेंगे तब जाकर 25 आ जाएगा। आंसर आपका 25 जो है वो होगा। इसको आप खुद से बना करके देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा, यहाँ तो जगह कम है। अगला प्रश्न है, हार्वेस्ट को ये लिखा जाता है, तो इसके बाद आपका फार्मर को क्या लिखा जाएगा। इसमें बेसिकली ये किया गया है, जो एच है, जैसे इसमें जस्ट आप एक आगे बढ़ेंगे, नहीं दो आगे बढ़ेंगे, HIJ तो वो सबसे लास्ट में लिखा है। इसी प्रकार ए में दो आगे बढ़ेंगे, BC तो सबसे लास्ट सेकंड में लिखा है, यानी कि बस ये क्रॉस किया गया है। जैसे टी है तो सबसे पहले लिखा है दो जोड़कर, तो यहाँ फार्मर में भी सेम चीज आपको यही करनी है। फार्मर लिखते हैं FARMER। अब सेम यहाँ पर भी F से दो आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ये सबसे लास्ट में आया है। इसी प्रकार R से दो आगे बढ़ेंगे PQRST तो सबसे पहले आ जाएगा। इस तरीके से A से दो आगे बढ़ेंगे BC तो आपका C यहाँ आ जाएगा। E से आप बढ़ेंगे EFG करके तो आपका यहाँ G आ जाएगा। उसके बाद R से इसी प्रकार बढ़ेंगे। देखिए ऑप्शन अब तक मिल गया, और TGCH किसमें है, बी ऑप्शन में है TGCH। हाँ इसमें तो BH है, तो यही आंसर हो जाएगा, बाकी चेक क्यों करेंगे।
400 का 200 है, 200 का स्क्वायर होता है 400, 484 किसका होता है, 22 का होता है, 22 आंसर हो जाएगा। एक पैटर्न दिया गया और कह रहा है कि एक संख्या गायब है, इसमें से कौन सी है। 2 से 7 कैसे आ सकता है, 2 का दुगना करेंगे 4, उसमें से एक घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। एक जोड़ेंगे, नहीं 4 से गुणा करते हैं, 2 चक्कू 8 और एक घटा देते हैं, ठीक है। यानी मल्टीप्लाइड में आपका 4 किया गया है और माइनस में आपका 1 किया गया है। सेम चीज आगे भी देखिए, तो 7 चक्कू 28 माइनस 1 27, गुणे 4 करेंगे माइनस 1 107 आएगा, यहाँ तक सही है। अगला 427 में भी सेम, 4 से गुणा करेंगे और एक माइनस करेंगे तो 4 चौको 16 और 2 1707 ही आएगा, क्योंकि 400 लिखा है ना, 400 का लगभग 4 गुना इसी के नियर बाई होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, उत्तर ऊपर और पूर्व आपका इधर, इनके बीच की जो दिशा होगी वो इस तरफ होगी, ये है उत्तर पूर्व, और ये क्या हो जा रहा है, ये कह रहा है पश्चिम हो जा रहा है, यानी कि इसको इस तरफ इतना इधर कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण नीचे और पूर्व इधर, यानी कि इस तरफ वाली जो डायरेक्शन है वो क्या हो जा रही है, उत्तर हो जा रही है, इधर हो जा रही है। तो एक देख रहे हैं निश्चित एंगल देखने को मिल रहा है, जो कि जितना इधर उतना इधर है। तो इस प्रकार पश्चिम क्या हो जाएगा, तो पश्चिम में देखिए 90 तो ये सीधे सीधे होता है, और उसके बाद हाफ और है 90 का, यानी कि 90 प्लस 45 कितना एंगल घूम रहा है। तो पश्चिम में अगर बात करें तो इधर दिशा हो जाएगी पश्चिम की, अब जब इससे आप घूमेंगे तो ये इतना घूम जाएगा, नीचे 90 तो घूमेगा ही घूमेगा और 45 और घूमेगा, तो दक्षिण पूर्व आपका आंसर ए वाला हो जाएगा। और एक चीज और भी ध्यान देंगे, ऊपर भी बन सकता था पर आपका जो डायरेक्शन है वो इधर की ओर है, क्लॉकवाइज घूमने का, इस तरह का है, इसीलिए इसको भी हमने क्लॉकवाइज ही घुमाया है। अगला कह रहा है ए बी का पुत्र है, ए जो है वो बी का पुत्र है, तो हमने यहाँ पुत्र लिख दिया। उसके बाद जबकि बी और सी की अगर बात करें तो एक दूसरे की बहन है, बी और सी ये एक दूसरे की बहन है। ई जो है वो सी की माँ है, ई ऊपर और आ जाएगा, और ये सी की जो है वो माँ है, तो हमने यहाँ माँ लिख दिया। आगे क्या कह रहा है, डी ई का पुत्र है, डी जो है वो ई का पुत्र है, इसी जनरेशन में आएगा, और ये ऐसे लगा देते हैं पुत्र में। तो इनमें से कौन सा कथन कह रहा है सही है, पहला कह रहा है डी ए का मामा है, डी जो है ए का मामा है। तो देखिए ये है पुत्र इनका, इनकी बहन, और इनका ये भाई है, ये भी तो भाई लग रहा है क्योंकि इन्हीं की माँ है, तो ये आपका भाई बहन के जो भाई है मामा लग रहे हैं, सीधे सीधे पहला तो सही है। जब एक ही सही पूछा गया आगे की चेकिंग क्यों करना, पहला ही सही हो जाएगा। अगला कह रहा है इस अंकों को आरोही क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाता है तो पूर्व अवस्था के अनुसार कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहता है, 5 8 3 4 6 1 9 2 7। अब आरोही क्रम में मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी, एक है, उससे बड़ी दो है, उससे बड़ी तीन है, उसके बाद चार है, उसके बाद पांच है, उसके बाद छह है, फिर सात, फिर आठ, फिर नौ। तो कितने का स्थान अपरिवर्तित रहा, तीन वैसे का वैसा ही रहा, चार वैसे का वैसा ही रहा, और तो कोई सब बदल गए। दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा। सात व्यक्ति हैं जो एक सीधी रेखा में खड़े हैं, तो हम ऐसे करके सात व्यक्तियों को जो है वो बना देते हैं, और कह रहा है लिख बना भी देते हैं कि एक है, दो है, तीन, चार, पाँच, छः और सातवां ये, ठीक। देख लें, एक दो तीन चार पाँच छः, ऐसे एक और होगा, एक और बना। अब कह रहा है कि एक सीधी रेखा में खड़े हैं, डी जी के जो है वो दाएं खड़ा है, कहीं भी बैठाल देते हैं, मान लें डी यहाँ को बैठाल देते हैं, डी जो है वो जी के दाएं है, तो जी इधर होगा कि इसका दायां इधर होगा। सी ए और बी के बीच है, सी को यहाँ कहीं बैठा देते हैं, यहाँ बैठा देते हैं। सी जो है किसके किसके बीच है, ए और बी के बीच है। फिर कह रहा है ई एफ और डी के बीच खड़ा है, तो ई को यहाँ कहीं बैठा देते हैं, किसके किसके बीच है, ई एफ और डी, डी तो ऑलरेडी था, तो ई जो है यहाँ रखते हैं ताकि एफ को हम यहाँ रख सकें, क्योंकि ई जो है एफ और डी के बीच में है। जी और बी के बीच तीन व्यक्ति हैं, जी और बी के बीच एक दो तीन व्यक्ति हैं, ठीक है। सबसे बाएं छोर पर कौन है, तो बायां छोर इधर होगा कि इधर होगा, तो इधर होगा बायां छोर, तो जी इसमें सबसे बाएं छोर पर है, जी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है, इसमें आपको
इस तरीके से देख लेना, एक ये त्रिभुज है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है और एक बड़ा वाला आठवां ये है। टोटल 8 त्रिभुज हो जाएंगे। और दो को मिला के भी तो नहीं बन रहा है, कोई देख लीजिए एक बार, बन तो रहा है, ये देखिए आप, 7 और 5 को मिला करके बन रहा है। इसी प्रकार के इसको इसको मिला करके बन रहा है। तो ऐसे करके 6 बनेंगे, यानी 8 + 6 करके आपका 14 हो जाएगा। बताना है अगला कि सोडा वाटर, मिनरल वाटर, लिक्विड, इसके सही संबंध को कौन दर्शाता है। तो लिक्विड आपका मेन पहला ही ऑप्शन होगा। जो ये बड़ा वाला गोला है ये लिक्विड के लिए हो जाएगा, और इसमें जो छोटे छोटे गोले लिक्विड में ही सोडा वाटर भी आता है और मिनरल वाटर भी आता है। अगला कह रहा है कि इनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है, एक अलग है, वो कौन सा है। 27 3 का स्क्वायर, 64 4 का, 25 स्क्वायर नहीं होता है, 25 5 का, 3 का तो ये क्यूब होता है ना, ठीक तो है, 3 का ये क्यूब होगा, 64 4 का क्यूब होगा और 125 5 का क्यूब होगा, 144 नहीं होगा किसी का क्यूब, ये तो 12 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखिए इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा, तो जी से आप देखेंगे बी में 5 जो है आपका माइनस हो रहा है, इसी प्रकार आगे भी 5 माइनस हो रहा है, सब में हो रहा है। तो सी से 5 माइनस करेंगे तो 5 पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इस ऑप्शन में अकेले एक्स है तो यही सही हो जाएगा, बाकी में भी सभी में 5 माइनस ही हो रहा है। इसको सॉल्व करिए, 3 3 5 4, तो कैसे आप पहुंच सकते हैं, 4 तियां होगा 12 और 12 पंचे हो जाएगा 60 और उसमें 3 जोड़ देंगे 63, यानी इसको गुणा किया गया है और इधर भी गुणा किया गया है, पर इधर जो है वो जोड़ दिया गया है। सेम 4 5 जो 20 और 20 थ्रू 3 करेंगे 60 और 60 में 6 जोड़ेंगे तो 66, 7 तियां 21 और 21 पंचे करेंगे 105 और उसमें 6 जोड़ देंगे तो जोड़ने पर 111 आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अगला कह रहा है डियर को ये लिखा जाता है, हाई को ये लिखा जाता है, हील को कैसे लिखेंगे। अब डी के लिए आप देखिए क्या लिखा गया है, 12 लिखा गया है, 12 है कि 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 है। डी को 1 लिखा गया है, डी की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 4 और उस 4 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 1। सेम चीज सब में किया गया है, सब में से जो भी प्लेस वैल्यू है उसमें से 3 3 3 घटाया गया। आर की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 18 और उसमें से 3 अगर घटाएंगे तो आएगा 15, इसीलिए यहाँ पर इसके लिए 15 वर्ड यूज किया गया। सेम चीज आपको हील में भी करना है। हील की प्लेस वैल्यू में एच की प्लेस वैल्यू होती है 8 और 8 में से 3 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 5 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 5 कौन से ऑप्शन में, इसी ऑप्शन में है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आगे के भी चेक कर सकते हैं। इसमें कह रहा है कि ऐसी ये व्यवस्था दे रखी है, इसमें कितनी ऐसी संख्याएं जिसमें प्रत्येक के तुरंत पहले प्रतीक आता है लेकिन तुरंत बाद एक अक्षर नहीं आता है। देखिए यहाँ पर 2 ऐसी संख्या है जिसके ठीक पहले प्रतीक चिन्ह आ रहा है और ठीक तुरंत बाद कोई अक्षर नहीं आ रहा है। बाकी किसी में ऐसा नहीं है, केवल और केवल एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा। प्लस का अर्थ माइनस ऐसे करके दे रखा है तो यहाँ रख लीजिए वैल्यू 442, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लाइड की जगह हो जाएगा आपका प्लस, डिवाइड की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाइड और माइनस की जगह हो जाएगा आपका डिवाइड। देख लीजिए सही है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, 6 को 186 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं कितना आएगा, 442 माइनस 92 और प्लस 18 और गुणे में आपका 558 जो है यहाँ से आएगा। अब यहाँ से इसको देखिए एडिशन वाला जोड़ लीजिए, 1000 हो जाएगा और उसमें से 92 घटा दीजिए, यानी कि 908 हो जाएगा। आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसको क्रम से लगाना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए ओ आर तो सब में ही कॉमन है। उसके बाद अगला जी देखिए इसमें है, यहाँ ए बी सी डी एफ जी एच आई, आई बाद में आता है तो जी वाले ही पहले आएंगे, ठीक है। या तो ये पहले होगा या तो ये पहले होगा या तो ये पहले होगा। जी के जस्ट बाद ए आ रहा है, इन सब में भी ए है। ए के बाद यहाँ एन आ रहा है, इन सब में भी एन है। यहाँ पर देखिए आई आ रहा है एन के बाद, यहाँ पर आई आ रहा है और यहाँ पर तो है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर जिसमें नहीं है ये सबसे पहले आएगा, एक नंबर सबसे पहले आएगा। उसके बाद अब इनमें देखिए ए के बाद एन आ रहा है, इसमें भी एन आ रहा है, यहाँ आई आ रहा है, यहाँ भी आई आ रहा है, आई के बाद यहाँ एस आ रहा है और यहाँ पर आई के बाद सी आ रहा है। सी ए बी सी डी में पहले आता है, यानी इसके बाद नंबर आएगा 4 का। यहाँ भी एक 4 दे रखा है, अगला 5 भी दे रखा है। अब 2 3 में देख लीजिए पहले कौन आएगा, 2 ये है 3 ये है। ओरिएंट लिखा है, और आई ओ आर आई दोनों में कॉमन, यहाँ ई है यहाँ जी है, तो ए बी सी डी ई एफ जी होता है ना, पहले ई वाला आता है, यानी पहले 3 वाला आता है, यानी सी वाला आंसर हो जाएगा। बस इसमें ये देखना होता है एबीसीडी के क्रम में पहले कौन आ रहा है बाद में कौन आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन है 35 वाला, अभी हम आपसे लास्ट में पूछेंगे। 36 देखते हैं। 36 में आपसे कह रहा है कि क्रम, ये बता चुके हैं कैसे करना होता है, देख लेते हैं कितने कितने का पेयर बन रहा है। जैसे यहाँ पर ए रखेंगे तो ट्रिपल ए हो गया,
फिर उसके बाद ट्रिपल बी आ रहा है, फिर ट्रिपल ए आ रहा है, फिर ट्रिपल बी आ रहा है, यानी ए बी कौन से ऑप्शन में है? बी वाले ऑप्शन में है। केवल वृत्त और त्रिभुज में इनमें से कौन सी संख्या मौजूद है? केवल जो वृत्त और त्रिभुज में है, तो 3 और 4 यही देख रहे हैं, यानी कि पर एक चीज ये भी समझिए, केवल की बात की गई, यानी कि इसमें ना आती हो, तो 3 तो इसमें भी आ रहा है ना, जो ये आपका वर्ग टाइप का बना है। केवल 4 ऐसी संख्या है जो इन दोनों में आती है, 4 आंसर हो जाएगा। लक्ष्मण अपने घर के पश्चिम से 15 किलोमीटर गया, यानी कि इधर साइड आपका पश्चिम दिशा में 15 किलोमीटर गया। फिर कह रहा है बाएं मुड़ा, बाएं मतलब नीचे की तरफ मुड़ा, और कितना गया? 20 किलोमीटर चला, तो 20 किलोमीटर लिख दिया। उसके बाद कह रहा है फिर से वो पूर्व की ओर मुड़ा, यानी इस तरफ दिशा में मुड़ा, और कितना गया? 25 किलोमीटर चला, यानी 15 से आगे निकल गया। उसके बाद फिर से गया वो, और कहाँ गया है? 25 किलोमीटर मुड़ने के बाद फिर अंत में बाएं मुड़ता है, और कितना चलता है? 20 चलता है, यानी जितना 20 नीचे आया था उतना 20 वापस ऊपर चल गया। अब अपने घर से कितनी दूर है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। 15 ये, 25 ये, बचा तो आपका ये 10, तभी तो 15 10 25 होगा, यानी 10 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ये आपका आंसर हो जाएगा। 39 प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रश्न निम्नलिखित वर्णमाला श्रृंखला पर आधारित है, कौन सा अक्षर है जो जी और क्यू के बीच, ठीक बीच में है? जी कहाँ है? ये है। क्यू कहाँ है? ये है। ठीक बीच में, 1 2 3 4 एल, 1 2 3 4 एल ही होगा। देखिए इधर से भी अक्षर गिनिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, एल आंसर होगा जो सबसे बीच में है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सार्थक क्रम में आपको इनको लगाना है। सार्थक क्रम में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले क्लर्क आएगा। क्लर्क के बाद क्या आएगा? क्लर्क के बाद इसमें कलेक्टर आएगा। अब जब 5 और 2 वाला ऑप्शन देखिए, 5 और 1 वाला ऑप्शन खाली यही है, बी वाला, यही आंसर हो जाएगा। कलेक्टर के बाद फिर मुख्य सचिव आएगा, मुख्य सचिव के बाद फिर गवर्नर आएगा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति आएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपसे भी, इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। और ये आपके लिए प्रश्न है, रीजनिंग का है। क्वेश्चन देने का मेन उद्देश्य यही है कि आप खुद से दिमाग लगाइए और बताइएगा इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। जब तक रीजनिंग के क्वेश्चन का ऐसा है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यहाँ पर मैं तो आपको जल्दी जल्दी सब बता दूंगा, उससे नहीं आएंगी चीजें जब तक आप खुद से नहीं करेंगे। तो 21 31 52 है, 39 46 85 16 83 क्वेश्चन मार्क क्या आएगा अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। आज वीडियो में इतना ही रखते हैं। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 12 बजे भी है, शाम के 5 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।